एशिया कप 2023 के मैच 4 में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फाइनली बांग्लादेश ने अपने डू और डाई मैच में एक बेहतरीन जीत दर्ज की और उसके साथ पूरी तरह से अपनी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रखी है इस एशिया कप में नेक्स्ट राउंड के लिए। जी हाँ, उनका ये पहला मैच वो करारी शिकस्त में, पहले मैच में वो हारे थे, करारी शिकस्त नहीं कह सकते हम, लेकिन पहले मैच में श्रीलंका के हाथों हार जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उनके लिए ये मैच डू और डाई था, जहाँ पर उन्होंने एक बेहतरीन वापसी कर एक ज़बरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस देकर इस मैच को जीता, अफगानिस्तान को हराया और अपनी उम्मीद है पूरी तरह से बरकरार रखी है। अगर ये कमबैक हुआ कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें इस मैच में तो टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश ने बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी बैटिंग पैराडाइज आप कह सकते हैं, बेहतरीन पिच थी, वहाँ पर फुल बैटिंग के लिए थी, एकदम बहुत अच्छे से बैट पर आ रही थी। उस पिच पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन इस तरह की पिचेस में भी आपको कम से कम एक बेहतरीन तरीके से खेलना होता है रिस्पॉन्सिबल वे में। ये नहीं कि आपने बल्ला आया और वो घुमाते चले गए और रन अपने आप बनते चले गए। यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे शॉट्स लगाने थे। खैर, यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम करने की कोशिश करें यार, सबसे पहले कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। अगर हम बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान दोनों के फेस बाय फेस कंपैरिजन करें, इसमें जानने की कोशिश करें कि कौन सी टीम कहां पर पिछड़ गई, तो जो हालात हैं वो किस तरह से रहे कल के मैच में। ज़रूर देखिए, अगर हम बांग्लादेश की बात करें पावर प्ले 1 की, तो वहां पर बांग्लादेश ने 60 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ, और वहीं पर अफगानिस्तान ने 37 रन बनाए थे और 1 विकेट का नुकसान हुआ था उन्हें पावर प्ले 1 में। 1 से 10 ओवर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर बांग्लादेश कई रनों से आगे है, बिल्कुल। और वहीं पर पावर प्ले 2 में यानी कि 11 से 40 ओवर में टीम ने बांग्लादेश ने 171 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान टीम को उठाना पड़ा। वहीं पर उनके अपार्ट देखें तो अफगानिस्तान ने 175 रन बनाए, 175 रन और 5 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। 4 रन टीम ने ज़रूर बनाए, लेकिन 23 रन टीम पहले से ही पीछे चल रही थी। तो अगर आप 23 को 4 से काट देंगे तो 19 रन अभी भी पीछे है अगर हम देखें अफगानिस्तान की टीम, और 6 विकेट गिर गए हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़ा रोल था मिड फेस में, उन्होंने अपने 175 रन बनाए जरूर, लेकिन 5 विकेट और उसमें आप 5 विकेट यानी ऊपर के टॉप 6 बैट्समैन जो है वो कहीं ना कहीं अपने पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। उसके बाद लास्ट फेज बाय फेज में किस तरह से हाल रहा है। बिल्कुल, लास्ट फेज में डेथ फेज में 41-50 में ओवर में यहाँ पर बांग्लादेश ने पूरी तरीके से बेहतरीन जो एक मोमेंटम था वो बरकरार रखा। 103 रन 103 उन्होंने बनाए और 3 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। वहीं पर अफगानिस्तान ने सिर्फ 33 रन बनाए और 4 विकेट जो बचे थे वो भी ऑल आउट हो गए और 44.3 ओवर में ही टीम पूरी ऑल आउट हो गई। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली है, आप देखिए तीनों फेज बाय फेज में अगर आप देखेंगे तो पहले फेज में रन्स के लिहाज से बांग्लादेश की जीत हुई, उसके बाद यानी फेज 1 बांग्लादेश जीता। सेकंड फेज में अगर आप देखेंगे तो विकेट्स के लिहाज से बांग्लादेश जीता, 4 विकेट ज़्यादा गिरे अफगानिस्तान के और इनकी सिर्फ 1 ही विकेट गिरा था। ये फेज भी बांग्लादेश को गया और लास्ट फेज तो वैसे ही बांग्लादेश को गया। यानी तीनों फेज में किसी एक भी फेज में अफगानिस्तान इस मैच में बांग्लादेश से आगे नहीं रहा। तो फेज बाय फेज तीनों फेजेस बांग्लादेश ने इस मैच में जीते हैं, जो कि एक हाई स्कोरिंग गेम कहीं ना कहीं हो चला था। तो ये हमने आपको फेस बाय फेस समझाया कि किस तरह से बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को पटखनी दी है। उसके बाद अब यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात आती है, एंड बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की है, डेफिनेटली 2 सेंचुरीज यहाँ पर आई है। साकिब का एक बेहतरीन तेज तरार कैमियो आया लास्ट में, जो कि बहुत क्रूशियल साबित हुआ है एंड जाकर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपने मेहंदी हसन मिराज की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं। डेफिनेटली पिच जो है वो बेल्टर ज़रूर थी, पिच में बहुत ज़्यादा रन्स थे, बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी। आपको क्या लग रहा है कि मेहंदी हसन मिराज और संतो की इनिंग किस तरह से रही है? पहले मेहंदी हसन मिराज से शुरू करूंगा मैं, संतो भी फिर सेकंड नंबर में। देखिए, यहाँ ज़रूर है मेहंदी हसन मिराज एक अभी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर आ रहे हैं और अभी वो बैटिंग ऑलराउंडर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन है कि उन्होंने टीम को दिखाया है कि उनके पास शॉट्स हैं, उनके पास खेलने का तरीका है, उन्हें आता है बल्लेबाजी करना। आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, उन पर ज़ोर दे सकते हैं कि आप ऊपर आके बल्लेबाजी करें। ये उन्होंने इस इनिंग से लगभग बहुत बेहतरीन दिखाया है एक बड़े प्लेटफॉर्म में, एशिया कप में, ना कि बायलैटरल सीरीज़ में अपने घरों में। वो अलग बात होती है कि ऊपर आके चल जाएं अपने घर में तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने घर से दूर अवे में और जाकर एशिया कप जैसे प्लेटफॉर्म पे चलना, ये उनके टैलेंट को दिखाता है कि हाँ उन्हें बल्लेबाजी आती है, वो ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये उन्होंने टीम को साफ बता दिया है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा देखना होगा कि अदर टीम्स और अदर पिचेस पर वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। ये थोड़ा सा है, जो आप कहेंगे जो पिच थी वो बहुत ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली थी, और अब बॉलिंग के बारे में आएंगे आगे, लेकिन पिच में बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली होने के कारण हम इतना अभी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक शतक मारा हुआ है, उन्हें बल्लेबाजी आती है, टेक्निक उन्हें मालूम है। टीम
ने उन पर लेट बिलीव दिखाया है, तो ये टीम का फॉल्ट है, ना कि अगर आप कहेंगे मेहदी हसन मिराज का है। लेकिन अभी और देखना है, एक इनिंग से हम हीरो नहीं बना सकते, जो कि कई बनाने लगे हैं। एक इनिंग से हीरो बनाने के बाद फिर आप एक इनिंग में ज़ीरो भी नहीं बना सकते। तो ये अपने आप पे थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। अब जो हम जो ज़्यादातर फैंस हैं वो देते नहीं है, वो तुरंत मान लेते हैं कि अच्छा एक इनिंग में है तो इसको चलना ही पड़ेगा 10 इनिंग तक। ऐसा नहीं होता, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यानी क्लियर है अभी के लिए आप कह सकते हैं कि मेहदी हसन मिराज अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह से हैं, तो बिल्कुल बॉलिंग ऑलराउंडर बिल्कुल है। क्या वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं? नहीं, अभी थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर करने की जरूरत है। कहने का मतलब क्रिकेट का ये जरूर रहेगा कि अभी और देखना पड़ेगा, अलग कंडीशंस, अलग तरह के बॉलर्स उनके सामने मेहदी हसन मिराज किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद नजमुल हसन संतो आउटस्टैंडिंग। अब ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर इनके लिए कि नहीं ये पिच ऐसी थी इन्होंने पिछले मैच में भी 89 रन की बेहतरीन इनिंग खेली थी श्रीलंका की बहुत अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के सामने। तो एक और शतक यहाँ पर लगाया। लिटन दास एब्सेंस है, उनके मतलब यहाँ पर आकर उनकी जगह पर खेलना वाकई में ये बहुत कमाल का इन्होंने एक संभाला है बांग्लादेश। बिल्कुल सही कहा आपने। और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए वो जब पैर स्लिप कर गया, वरना शायद इनिंग लंबी जाती। मेहदी हसन मिराज 112 रन 119 बॉलों पे, उसके बाद नजमुल हसन संतो 104 रन 105 बॉलों में, जो कि बहुत ही बेहतरीन शतक था, दोनों की सेंचुरी निकल कर आई। उसके बाद जो साकिब अल हसन का यहाँ पर कैमियो रहा, अगर हम देखें मुशफिकुर रहीम ने 25 रन बनाए, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और साकिब अल हसन ने 18 बॉलों में 32 रन नॉट आउट, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहा, जो कि और ज्यादा स्कोर को स्ट्रेच करके लेकर चला गया और अफगानिस्तान की पहुंच से बहुत दूर लेकर चला गया। अगर हम देखें तो ओवरऑल मोटे तौर पर मोहम्मद नईद ने 28 रन किए, मेहदी हसन मिराज ने 112, तौहीद रिदॉय इस बार भी एंड 0 पे आउट हुए। कहीं ना कहीं 2 मौके उन्होंने गंवा दिए, जरूर गंवा दिए, क्योंकि अब पहली बार वो 0 पे आउट हुए हैं अपने इनिंग में, अपने करियर में। तो थोड़ा सा उन्हें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। और ये एशिया कप का इवेंट है, आप खेले हुए हैं अपोनेंट के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी है खेली थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। यही इवेंट्स होते हैं जो जहाँ अगर आप काम नहीं आए तो फिर से खाली हाथ जाना पड़ेगा बांग्लादेश को, जो कई अरसों से खाली हाथ ही जा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब बात करें अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट की, एंड बॉलिंग को आप शॉर्ट एंड सिंपल में किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली पिच बैटिंग फ्रेंडली ज़रूर थी, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स ने भी दिखाया किस तरह से यहाँ बॉलिंग की जा सकती है। अफगानिस्तान में वो चूक कहाँ हुई? नहीं, ज़रूर देखिए, अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो सीधे तौर पर है जो नज़र आई हमें, वो एक ऐसा लग रहा था कि एक एसोसिएट की टीम बॉलिंग करा रही है फुल मेंबर के सामने। कोई प्लान नहीं है, आपको डालनी है पेस बॉलर्स को डालनी है। पेस बॉलर तो है भी नहीं, पेस बॉलर में क्या बोल रहा हूँ, खाली एक ही पेस बॉलर है फैज़ल हक फारूकी, जो 140 क्लिक करते हैं। पेस बॉलर बोलना गुलबदीन नईब को और करीम जन्नत को, ये पेस बॉलर्स की बेइज्जती होगी। वो 120 और 125 तक बॉल को पहुंचा पाते हैं, दैट्स इट। ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है, अब कहाँ इन्हें आप पेस बॉलर्स के थ्रू, ये अजीब सा सिलेक्शन है। पेस बॉलर्स भी नहीं है। फैज़ल हक फारूकी की लाइन और लेंथ बहुत हॉरेबल हो जाती है, कभी कभी बहुत ही घटिया। उनकी वाइड्स और नई बॉल से बहुत ही पुअर हो जाती है कि वो इतनी बाहर बॉल डालते हैं। बहुत पुअर बॉलिंग नज़र आई है, कोई प्लान नहीं था। स्पिनर्स भी बहुत ज़्यादा, कहना होगा कि इतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन ऐसे पिचेस पर आकर किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है, कौन सी लाइन लेंथ पर डालना है, बस T20 का ही एक्सपीरियंस लेकर ये बॉलर आ रहे हैं, चाहे राशिद हों चाहे मुजीब हों। इन पिचेस पर आपको जब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिले तब ऐसा लगता है ये कोई एसोसिएट की टीम बॉलिंग करा रही है। इतनी वाहियात बॉलिंग रही है। अगर हम देखें नबी, राशिद, मुजीब, तीनों की कुछ अगर ठीक है, आप मुश्किल हो रही है ठीक है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी तो है। कहते तो है कि आप बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो खाली खेलने के लिए खेल रहे हैं या कुछ एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे। बहुत पुअर बॉलिंग रही है, कोई एक प्लान नहीं था। बांग्लादेश में आएंगे हम, लेकिन कोई प्लान नज़र नहीं आया कि कहाँ किस लेंथ पर बॉलिंग रखनी है जहाँ से हमें विकेट मिल सकता है, गलती कराए। फील्डिंग इतनी ख़राब, कोई फासला नहीं रखा है। कप्तान ने खुद बोला है कि हमारे डिपार्टमेंट में फ्लॉप हो गए, फील्डिंग हमारी इतनी घटिया हुई है। तो अब जब कप्तान साहब ही कह रहे हैं तो इसमें मानने में कोई दोहराए है नहीं। बिल्कुल, आप देखिए कि आप मुजीब, राशिद और रबी, सही कहा है आपने, 30 ओवर उन्होंने डाले हैं और लगभग 100, अगर मैं देखूं तो 178 रन इन्होंने अपने 30 ओवर में दिए करीब, और 1 विकेट सिर्फ निकाला। आप सोचिए कि मुजीब, राशिद, नबी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे वक्त से स्पिन करा रहे हैं, क्या उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि इस तरह की पिचेज़ में मुझे क्या चेंज करना होगा, मुझे किस तरह की बॉलिंग करनी होगी, किस तरह से मुझे रन कहीं ना कहीं रोकने होंगे, किस तरह से मुझे विकेट निकालने पड़ेंगे। अगर आप भी पिच पे टर्न और पिच पे कुछ हेल्प
हेल्प के भरोसे रह जाएंगे तो फिर इतने बड़े नाम किस बात के हैं आप? अगर बड़े नाम हैं तो आपको इन पिचेस पे भी डिलीवर करना होगा, इसमें आप पिच करो नहीं हो सकते। बड़े नाम के सिर्फ पिच के दम पर विकेट्स या स्कोर्स विकेट्स लेते हैं या फिर कॉइन लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर यही हो गया कि फिर आपको पिच की जरूरत पड़ेगी अपने राशिद खान और मुजीबुर रहमान और नबी इसे नाम को चमकाने के लिए। तो खैर ये पूरे बॉलिंग का हाल रहा। उसके बाद अयान अगर बात करें यहाँ पर अफगानिस्तान के चेस कंट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े चेस रहे हैं वो कहाँ से और किस वजह से आए? जरूर देखिए, इब्राहिम ज़ादरान ने वहाँ 2 ही कंट्रीब्यूशन, गुरबाज चलते तो कुछ बात होती, लेकिन गुरबाज तो 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। फिर एक बड़ी इनिंग में एक अच्छे मैच में वो चूक गए, कहीं ना कहीं रही है आदत। इब्राहिम ज़ादरान ने 75 रन बनाए 74 बॉलों में, अच्छा खेल रहे थे जब तक क्रीज पर थे, थोड़ी आस थी। इस तरह का कैच ही उन्हें रोक सकता है। वाकई में क्या बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ी है। रहीम ने अपने से कई गुना ज़्यादा बेहतर कैच उन्होंने पकड़ ली, कई बार पकड़ी है। खैर ज़बरदस्त कैच। रहमत शाह ने 33 रन 57 बॉलों में, थोड़ा स्लो रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप की ज़रूरत थी वहाँ पर, और एक बेहतरीन बॉलिंग हो रही थी बांग्लादेश की तरफ से। हम देखें हस्बतुल्लाह साइदी ने एक अच्छी इनिंग खेली है, ग्रिटिंग कहेंगे, 51 रन 60 बॉलों में, लेकिन वो भी साथ छोड़ते हुए चले गए। उसके बाद नजीबुल्लाह ज़ादरान 17 रन, बहुत ही ख़राब स्लॉप मारने गए और बोल्ड हो गए सीधा। उसके बाद हम देखें मोहम्मद नबी 3 रन, गुलबदीन नहीं, ये हैं प्लेयर्स 15 रन, करीम जन्नत 1 रन, सब T20 के हैं। राशिद खान 24 रन 15 बॉलों में उन्होंने बनाए। तेज तरह बस वही घुमाया बल्ला और लग गया। मुजीबुर रहमान 4 रन और फैज़ल हक फारूकी 1 रन। तो अभी भी अफगानिस्तान की जीत की तलाश जारी है फुल मेंबर बनने के बावजूद। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा खराब रही है अफगानिस्तान की। बैटिंग बॉलिंग में तो आप खराब की, अब आप सोचिए, चलिए बॉलिंग में आपने खराब किया है, जहाँ पर राशिद मुजीब और नबी के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। आप इतने वक्त से कहाँ पता नहीं बॉलिंग करा रहे हैं, आपको अभी तक यही नहीं पता कि इस तरीके की पिचेस पे जहाँ पर थोड़ा बैट्समैन को सपोर्ट हो, किस तरह से हमें बॉल रखनी है, क्या करना है, किस तरह से विकेट्स निकालने की, किस तरह से फील्डिंग प्लेसमेंट करनी है। उसके बाद बैटिंग पे आए, चलिए इस पिच पे आप स्कोर्स तो करिए, वो भी किसी प्लेयर से नहीं हुआ। यहाँ पर इब्राहिम ज़ादरान और हस्मुदुल्लाह साहिदी, इन दोनों के अलावा थोड़ा बहुत रहमत शाह बस हो गया, वो भी थोड़ा बहुत। 33 रन को आप ओडीआई में नहीं कह सकते वाह क्या इनिंग खेल दी है, जबकि आप 1 डाउन के प्लेयर, 1 डाउन का प्लेयर 33 मार के चला जाए और 30 ओवर पड़े हो, ये कोई वाह वाली बात नहीं हुई। इब्राहिम ज़ादरान और हस्मुदुल्लाह साहिदी ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो भी नाकाफ़ी रही, और उसका पूरी तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, और टीम जो है वो एक बहुत बड़ी हार, 89 रन की एक करारी हार कहीं ना कहीं मिली बांग्लादेश के हाथों। अब मैं बांग्लादेश की बॉलिंग की आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बांग्लादेश के बॉलर्स ने अलग किया अफगानिस्तान के बॉलर्स के अलावा, और इसी के साथ कंक्लूड कर? जरूर देखिए, पेस बॉलर्स की दाद देनी होगी। जिस तरीके से तस्कीन ने 8.3 ओवरों में 44 रन 4 विकेट निकाले, और शरीफुल इस्लाम ने भी 9 ओवर में 1 बैटिंग 36 रन 3 विकेट निकाला। अब सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हार्ड लेंथ पर बॉलें रखी हैं। इस पिच पर हार्ड लेंथ पर बॉडी लाइन के करीब रखी हैं बॉलें। आप देखें उठाकर तकरीबन 60 से 70% बॉलें उनकी हार्ड लेंथ पर है। वहाँ से वो हिले ही नहीं है। वहाँ से उन्होंने दोनों बॉलर्स ने क्या शानदार बॉलिंग कराई है। और हम अफगानिस्तान के बॉलर्स को देख रहे थे, ड्राइव के लिए जा रहे हैं। अरे बैटिंग पिच पर ड्राइव के लिए जाएंगे तो मार ही खाएंगे ना। बैटिंग पिच पर आप ड्राइव के लिए जहाँ स्विंग सीम है नहीं, इतना तो कॉमन सेंस आपके कोच को भी लगाना चाहिए, जो इतने बड़े हैं। मैं नाम, हमने उनका क्रिकेट देखा है इतना कुछ खेलते हुए, शर्म आती है खुद में कि थोड़ा, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप नॉन स्विंग और नॉन सीम पिचों पर आप आगे के लिए जाएंगे तो मार ही खाने वाले हैं, ना कि आपकी इज्जत होगी। वहाँ हार्ड लेंथ पर होंगे तो मुश्किल होगा कि हाँ, पढ़ने में बार बार दिक्कत हो रही है, बैट्समैन थोड़ा बैकफुट पे जाएगा, और हार्ड लाइन पे डालने से क्या है, बैट्समैन को कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ड्राइव वाली बॉल में ज़्यादा कुछ बैट्समैन को करना नहीं होता, सिर्फ बल्ला दिखाना होता है। ज़रूर सही कहा है आपने। उन दोनों ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, स्पीड का इस्तेमाल किया है, सबसे बेहतरीन रहा है कि जो हार्ड लाइन और बॉडी लाइन के करीब इन दोनों पेस बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है। और ऊपर से जो इनके कोच हैं, जी हाँ, हम जो साउथ अफ्रीका के लेजेंड बॉलर रहे हैं, वो भी डग आउट पर बैठकर वहाँ रोप के बाहर बहुत बेहतरीन इन दोनों बॉलर्स को समझाए जा रहे थे, जो कि बहुत काम आता है और बहुत बेहतरीन है। काश ये कोच कुछ और टीमों के भी समझ जाएं, जी हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बहुत दोनों किसी कांटेक्ट में रहते हैं और बहुत बेहतरीन रहता है। ये हमें देखने को मिलता है जो सिल्वरवुड है श्रीलंका की, उनके अंदर की आर्थर भी है। एसोसिएट में बात करें तो मोंटी देसाई सर, जो कहीं ना कहीं लगातार दिखते हैं कि रोप में लगातार अपने, जी हाँ, कांटेक्ट में रहते हैं प्लेयर्स के, तो ज़रूर है। और बेहतरीन बॉलिंग रही है। मेहदी हसन मिराज ने बहुत अच्छा 8 ओवर में 41 रन, 1 विकेट। शाकिब अल हसन ने 8 ओवर में 40 रन। स्पिनर्स से थोड़ा सा रन खर्च नहीं किए, वरना कहीं ये भी पिट जाते तो फिर। खैर क्वालिटी बॉलर्स हैं, यही दर्शाता है कि थोड़ा सा मालूम है इन्हें कहीं ना कहीं। लेकिन
जो मेन काम है वो पेसर्स ने किया है, दाद देनी होगी पेसर्स बिल्कुल। की। इस पिच पर आपने डिलीवर किया, जानकर कि किस लाइन और लेंथ पर हमें बॉलिंग करानी है, ये बहुत काबिल तारीफ है। बहुत काबिल तारीफ है। यहीं पर आप देखिए कि जैसे हमने लगातार आपसे कहा कि बांग्लादेश ने रिसेंटली अपने पेसर्स पे बहुत बेहतरीन काम किया है, उसका एक और प्रॉपर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कल के मैच यानी 3 तारीख के मैच को देख सकते हैं कि किस तरह से तस्कीन और शरीफुल ने एक आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला, जहां पर इतना आसान था नहीं बॉलर्स के लिए बॉलिंग कराना बैट्समैन को, जहां पर बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा रन पिच पर ज़रूर थे। तो ओवरऑल ये मैच बांग्लादेश ने जीता और कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो अभी बने हुए। अब अफगानिस्तान के लिए सरदर्दी है कि उन्हें श्रीलंका को हराना पड़ेगा लास्ट मैच में, तभी उनके कहीं ना कहीं चांसेस बने रहेंगे। फिर उसके रन रेट वगैरह पे बात आएगी। अगर वो हार जाते हैं तो सीधी बात है कि अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा पहले ही राउंड में, और श्रीलंका और बांग्लादेश ग्रुप बी से पहुंच जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कौन आखिर किस तरह से पहुंचता है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, और इंडिया वर्सेस नेपाल मैच प्रीव्यू हमने डाल दिया है, जाकर एक बार जरूर सुनिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ चीज़ें नेपाल कर सकता है या फिर क्या कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड है।